हेलो एवरीवन दोस्तों, क्या हालचाल है। उम्मीद करता हूं आपके हालचाल बहुत 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 ज्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है मयंक अग्रवाल और मैं आज आपसे आपके सीएमए इंटर ग्रुप 2 का पेपर नंबर 9 ओएम एंड एसएम ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर एक टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। दोस्तों, ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पास्ट पेपर्स में ये देखा गया है कि ये क्वेश्चन जो है ये 8 से 10 नंबर का पेपर में पूछा जाता है। अच्छा, जो बच्चे ओल्ड सिलेबस में हैं या जो बच्चे न्यू सिलेबस में हैं, दोनों के लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज रेस्पेक्ट ऑफ मार्क्स एंड एज रेस्पेक्ट ऑफ नॉलेज, दोनों के बिहाफ पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन वो शुरू करेंगे। और बहुत सारे बच्चे गुड इवनिंग बोल रहे हैं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चे। ये जो ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक है इतना मजेदार होने वाला है कि आप ये कहेंगे सर 8 नंबर तो पक्के होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहले दोस्तों, मैं अगर आपसे बात करूं ट्रांसपोर्टेशन की, तो पहले आपको इस ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर का मतलब समझ में आना चाहिए, तब जाके हम इसको डिस्कस करेंगे। तो पढ़ने में भी मजा आएगा और मुझे पढ़ाने में भी मजा आएगा। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है भाई? देखिए, जब कभी भी हम किसी एक गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करते हैं, ठीक है ना, तो क्या करते हैं, उसे ट्रांसपोर्ट के थ्रू सप्लाई करते हैं। अब ट्रांसपोर्ट को चलाने के लिए, माने ट्रांसपोर्ट में गुड्स को सप्लाई करने के लिए क्या आती है, कॉस्ट निकल कर आती है, जिसे बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब उस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हमें क्या करना होता है, मिनिमम करना होता है। अब इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं तो शायद आपको ज्यादा समझ में आए, बहुत आराम से समझिएगा। मान लीजिए, जैसे आप जोमेटो और स्विगी के बारे में जानते होंगे, बिल्कुल जानते होंगे, ठीक है ना। अब जोमेटो और स्विगी में क्या होता है, आप ऑर्डर प्लेस करते हैं। क्या करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं, रेस्टोरेंट से खाना मंगवाते हैं। अब जो खाने वाला है, जो होटल का मालिक है, क्या आपने जो ऑर्डर प्लेस किया उसमें वो कोई डिस्काउंट देगा? नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं देना। अच्छा, जो डिलीवरी बॉय है, जो डिलीवरी बॉय है, उस डिलीवरी बॉय की ट्रांसपोर्ट की एक कॉस्ट लगनी है, हाँ या ना? बिल्कुल लगनी है। अब इस ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट को कैसे कम किया जाए, माने किस पर्सन को कौन सा ऑर्डर दिया जाए, माने किस डिलीवरी मैन को कौन सा ऑर्डर दिया जाए जिससे उसकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम से कम आ सके। ठीक है ना दोस्तों, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। बहुत ध्यान से तसल्ली से समझिएगा। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूं, शायद आपको ज्यादा समझ में आए। मान लीजिए मैं आपसे बात करता हूं सप्लायर की और एक कंज्यूमर की। भाई, दो चीजें हैं। सप्लायर क्या करेगा, अपने माल को सप्लाई करेगा, और कंज्यूमर क्या करेगा, वो क्या करेगा, डिमांड करेगा कि भाई मुझे इतना माल चाहिए। ठीक है ना। तो सप्लायर माल को सप्लाई करता है और डिमांडर हमेशा, जो कंज्यूमर है, वो हमेशा डिमांड करता है। अब क्या होता है, अलग अलग लोकेलिटी में अलग अलग कंज्यूमर बैठे हुए और अलग अलग लोकेलिटी में अलग अलग सप्लायर बैठे हुए। मान लेते हैं 3 तरीके के सप्लायर हैं, S1, S2 और S3। ठीक है ना। और 4 तरीके के कंज्यूमर है आपके सामने, D1, D2, D3, D4। इन तीनों की लोकेलिटी अलग है, इन चारों की लोकेलिटी अलग है। माने ये अलग रहता है। मान लीजिए अगर मैं बात करूं तो ये रहते हैं दिल्ली में, ये रहते हैं मुंबई में, और ये रहते हैं बिहार में। 3 सप्लायर है। जैसे जैसे मैं बात करूं अमूल की, मदर डेयरी की, इनके क्या होते हैं, आपने देखा होगा, अलग अलग आउटलेट बने होते हैं, अलग अलग फैक्ट्री आउटलेट होते हैं, जहां से क्या करते हैं, माल को डिलीवर करते हैं। बात समझ में आ गई या नहीं है? ठीक है ना। इसके बाद ये D1, D2, D3 और D4, ये चारों क्या है, कंज्यूमर है। माने ये अपने माल को मंगाना चाहते हैं किनसे, इन सप्लायर से। ठीक है ना। बेटा जी, ध्रुव जगन्नाथ, बेटा ईओक्यू सब कुछ पढ़ाऊंगा आपको। पहले आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं। विभा साहू, बर्लिन, ठीक है ना, ध्रुव, जितने भी बच्चे हैं बेटा जी, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन को देखिए। ट्रांसपोर्टेशन आपको इतना मजा आने वाला है ना कि आप ये कहेंगे सर
ये तो 8 नंबर पक्के हो गए। कंफर्म बात है, इस बात की श्योरिटी आप मुझसे लिखवा लीजिए स्टैम्प पेपर पे, 100% श्योरिटी मैं आपको देता हूं। ठीक है, अब D1, D2, D3, D4 दीज आर द कंज्यूमर। ये कौन है? कंज्यूमर्स है। अब ये अलग अलग जगह से डिमांड कर रहे हैं। माने D1 कह रहा है सर मुझे ना 50 यूनिट की मुझे ना 50 यूनिट माल चाहिए। D1 ने कहा 50 यूनिट माल चाहिए। D2 ने कहा मुझे 70 यूनिट माल चाहिए। D3 ने कहा मुझे 80 यूनिट माल चाहिए। और D4 ने कहा मुझे 100 यूनिट माल चाहिए। अब आप कहोगे सर S1, S2, S3 दीज आर द सप्लायर, इनकी अपनी एक सप्लाई कैपेसिटी होगी। इनकी अपनी एक सप्लाई कैपेसिटी होगी। तो S1 की सप्लाई कैपेसिटी मान लेते हैं 120 यूनिट की। S2 की सप्लाई कैपेसिटी मान लेते हैं 50 यूनिट की। और S3 की सप्लाई कैपेसिटी मान लेते हैं 130 यूनिट की। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये S1, S2, S3 की सप्लाई कैपेसिटी है। माने मैं यहां लिख देता हूं सप्लाई। और ये D1, D2, D3 की क्या है? डिमांड है। जब सप्लायर वन डिमांड कंज्यूमर वन की डिमांड पूरी करेगा तो कोई एक कॉस्ट आएगी। क्यों? क्योंकि सप्लायर वन को एक जगह से दूसरी जगह पे माल क्या करना पड़ेगा? भेजना पड़ेगा, गुड्स को सप्लाई करना पड़ेगा। उस सप्लाई करने के लिए उसे एक ट्रांसपोर्ट का यूज करना पड़ेगा और उस ट्रांसपोर्ट की क्या आती है? कॉस्ट निकल कर आती है दोस्तों। तो मान लेते हैं यहां पे 15 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट आ रही है, यहां 20 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट आ रही है, यहां 25 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट आ रही है और यहां पे 18 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट आ रही है। ऐसे ही अगर सप्लायर टू कंज्यूमर वन की डिमांड पूरी करेगा तो यहां पे 20 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट आएगी, यहां 25 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट आएगी, यहां 22 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट आएगी, यहां 30 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट आएगी। ऐसी सप्लायर थ्री कंज्यूमर वन की डिमांड पूरी करेगा तो यहां 30 रुपीज पर यूनिट की कॉस्ट आएगी, यहां 35 रुपीज पर यूनिट की कॉस्ट आएगी, यहां 40 रुपीज पर यूनिट की कॉस्ट आएगी और यहां 30 रुपीज पर यूनिट की कॉस्ट आएगी। अब ये पूछता है बताइए कौन सा सप्लायर किस कंज्यूमर की डिमांड पूरी करेगा और कितनी कितनी डिमांड पूरी करेगा जिससे हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम से कम आए, जिससे हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम से कम आए। यही हमारे चैप्टर का थीम है और यही हमें कैलकुलेट करना सीखना है। बात समझ में आ गई सभी को? क्लियर हो गई बात? तो OMSM में हम आज पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। इस ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि कौन सा सप्लायर किस कंज्यूमर की डिमांड कितनी पूरी करे जिससे हमारी ट्रांसपोर्टेशन कम से कम, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो कम से कम आए। बात समझ में आ गई? अब जरा दोस्तों बहुत ध्यान से समझिएगा, ये आपके सामने टेबल है और आपको यूनिट्स को सप्लाई करना है। सबसे पहली बात, जब कभी भी आप ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन शुरू करेंगे तो सबसे पहले यह चेक करिए कि टोटल सप्लाई आपके पास कितनी है। सर टोटल सप्लाई है 130 और 50, 180 और 120, 300 यूनिट की आपके पास टोटल सप्लाई है। माने 300 यूनिट, तीनों सप्लायर मिलके कितनी यूनिट सप्लाई कर सकते हैं? 300 यूनिट। अब आप ये चेक करेंगे कि टोटल डिमांड कितनी आ रही है, ठीक है ना? तो 50 और 70 120 और 80 200 और 300, यहां पे भी 300 यूनिट आ गया। इसका मतलब यहां पे ये डिमांड और सप्लाई क्या हो गए? इक्वल हो गए। माने जिसे बोलते हैं दोस्तों इक्विलिब्रियम की कंडीशन। हम हमेशा ये मान के चलते हैं दोस्तों कि डिमांड इज ऑलवेज इक्वल्स टू सप्लाई होनी चाहिए। अगर डिमांड ज्यादा हो गई और सप्लाई कम हुई तो भी बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा। सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड कम हो गई, तब भी बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा। माने जब कभी भी आपके सामने कोई ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, तो सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई है या नहीं है। बात समझ में आ गई दोस्तों? क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब आपको यह पता करना है कि कौन सा सप्लायर किस कंज्यूमर की डिमांड को कितना पूरी करेगा जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम से कम आए। अब देखा जाए
अगर मैं सप्लायर हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं अपने आप को सप्लायर मान लेता हूं, आप डिमांडर हो माने कंज्यूमर हो। अब बहुत ध्यान सुनना, कोई बच्चा यहाँ पे जो होगा दिल्ली से बोल रहा होगा, कोई मुंबई से बोल रहा होगा, कोई बिहार से बोल रहा होगा, ठीक है ना। मैं सप्लायर हूं। यहां पे हम लिख लेते हैं, ये हो गए संतोष सर, ये हो गए आपके नितिन सर, और ये हो गए आपके विनीत सर। ये तीनों सप्लायर हैं, किसी गुड्स को सप्लाई करते हैं। D1, D2, D3, D4 ये आप सब हैं, कंज्यूमर हैं, जो आप इनसे गुड्स को मंगाते हैं। अब संतोष सर अगर D1 की डिमांड पूरी करते हैं तो 15 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट आती है। संतोष सर अगर D2 की डिमांड पूरी करते हैं तो 20 रुपीज पर यूनिट की कॉस्ट आती है। संतोष सर अगर D3 की डिमांड पूरी करेंगे तो 25 रुपीज पर यूनिट की कॉस्ट आएगी, और संतोष सर अगर D4 की डिमांड पूरी करते हैं तो 18 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट आएगी। अब आप मुझे एक बात बताओ, संतोष सर किस डिमांडर की या किस कंज्यूमर की डिमांड को पूरी करना चाहेंगे? जरा जवाब दीजिएगा मुझे, सभी लोग यहां जितने भी बच्चे बैठे हैं। संतोष सर के सामने 4 ऑप्शन है, D1, D2, D3, D4। D1 की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रही है वो 15 रुपए पर यूनिट आ रही है संतोष सर के लिए। D2 की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रही है 20 रुपीज पर यूनिट। D3 की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रही है ₹25 पर यूनिट, और D4 की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रही है ₹18 पर यूनिट। अब खुशबू जी ने आंसर दिया D1। बेटा जी क्यों बोला आपने D1? जरा सोच के जवाब दीजिए। संतोष सर कहेंगे कि यार दुनिया जाए भाड़ में, मुझे तो कॉस्ट कम से कम लगनी चाहिए। माने संतोष सर अपने हिसाब से सोचेंगे। ऐसे ही नितिन सर क्या कहेंगे? नितिन सर भी यही सोचेंगे, मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम से कम आनी चाहिए। अब इनके लिए मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 22 वाली। ऐसे ही विनीत सर भी सोचेंगे मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम से कम आनी चाहिए, तो वो यहां माल सप्लाई कर सकते हैं या यहां माल सप्लाई कर सकते हैं, हाँ या ना? यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। अगर समझ में आ गया हो तो M टाइप करिए, और समझ में ना आया हो तो D टाइप करिए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ठीक, अच्छा। अब जैसे संतोष सर, नितिन सर और विनीत सर अपने बारे में सोच रहे हैं, अगर आप कंज्यूमर हैं तो आप क्या सोचेंगे कि मेरी कॉस्ट कम से कम आनी चाहिए। अब D1 कहां से माल लेना चाहेगा? D1 कहेगा साहब मुझे तो आप इससे माल सप्लाई करवा दो, माने संतोष सर से माल दिलवा दीजिए, मेरी कॉस्ट वहां पे कम से कम आ रही है। ऐसे D2 के लिए क्या होगा? D2 कहेगा साहब मैं भी संतोष सर से माल लेना चाहूंगा क्योंकि मेरी कॉस्ट यहां पे कम से कम आ रही है। D3 कहेगा चलो सर मेरी कॉस्ट तो नितिन सर से कम आ रही है, मैं यहां से माल सप्लाई लेना चाहूंगा। और D4 क्या कहेगा? D4 कहेगा सर मुझे भी संतोष सर से दिलवा दीजिए माल क्योंकि मेरी कॉस्ट यहां से कम आ रही है। अब जरा देखिए, संतोष सर एक अनार 100 बीमार वाला हिसाब किताब हो गया। संतोष सर के लिए प्रेफरेंस D1 थी, लेकिन D1, D2 और D4 तीनों के लिए प्रेफरेंस कौन है? संतोष सर है। इसका मतलब अब यहां पे लड़ाई होना निश्चित हो गई। अब हमें इसी लड़ाई का सॉल्यूशन निकालना है। हमें यह चेक करना है कि किस पर्सन को कहां पे कितना माल सप्लाई किया जाए जिससे हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम से कम आए। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए दोस्तों 3 मेथड इंट्रोड्यूस कराए गए, जिसका नाम मैं बता रहा हूं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए दोस्तों बेसिकली 3 मेथड इंट्रोड्यूस कराए गए, जिसे नाम दिया गया पहला मेथड, जिसे बोलते हैं लीस्ट कॉस्ट मेथड। क्या बोलते हैं? लीस्ट कॉस्ट मेथड, LCM। लीस्ट कॉस्ट मेथड जिसे बोलते हैं LCM, ठीक है ना। अच्छा, इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है दोस्तों। पहला है रो मिनिमम मेथड, दूसरा है कॉलम मिनिमम मेथड, और तीसरा है
मैट्रिक्स मिनिमम मेथड। अभी तीनों का मतलब समझाऊंगा आपको और बताऊंगा कि ये मेथड क्यों बनाए गए, किसी ने बनाए तो क्यों बनाए और किस सोच को लेके बनाए। मैं आपको कोई चीज नहीं कहूंगा कि आपको ये चीज रटनी है, आपको इसमें कोई भी फॉर्मूला, कोई भी शॉर्ट ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, कोई भी मेथड याद करने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें आप अपने दिमाग के एबिलिटी का यूज करके, कहते हैं ना मेंटल एबिलिटी का यूज करके आराम से कर पाएंगे। तो पहला मेथड जो है वो है लीस्ट कॉस्ट मेथड। दूसरा मेथड जो है उसे बोलते हैं दोस्तों नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, माने NWCR। और तीसरा मेथड जो है दोस्तों उसे बोलते हैं वोगल एप्रोक्सीमेशन मेथड। क्या बोलते हैं? वोगल एप्रोक्सीमेशन मेथड, माने VAM वेम। ये पांचों मेथड, माने 3 ये और 2 ये पांचों मेथड हमें पढ़ने हैं और हमारा ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक जो है खत्म हो जाएगा और हमारे 8 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे, बिल्कुल कंफर्म। पेपर में 8 नंबर का क्वेश्चन आपको ट्रांसपोर्टेशन से मिलता ही मिलता है, हर हालत में मिलेगा। और यकीन मानिए इन क्वेश्चन को करने में ज्यादा समय लगेगा भी नहीं, ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले LCM। अब LCM में भी 3 मेथड थे, कौन कौन से? रो मिनिमम मेथड। अब मैं क्वेश्चन को दूसरा एज्यूम कर लेता हूं या उसी क्वेश्चन को दोबारा से उतार लेते हैं। ये क्या था? S1 S2 S3 D1 D2 D3 D4, ठीक है ना। तो यहां लिख लेते हैं S1 S2 S3 D1 D2 D3 और D4। अब इनकी कॉस्ट को हमें नोट करना पड़ेगा। तो 15 20 25 18, 15 20 25 18, फिर 20 25 22 30, 20 25 22 और 30, इसके बाद 30 35 40 30, 30 35 40 और 30। अब जरा बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। ये सर टेबल बना दी मैंने आपके सामने। अब जरा बहुत ध्यान से समझिए, ये आपके सामने टेबल है। पहला मेथड क्या है? रो मिनिमम मेथड। रो मिनिमम मेथड का मतलब रो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे? सप्लायर। मतलब हमें किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना, हम तो ये मानेंगे कि हम सप्लायर हैं और हमारी कॉस्ट कम से कम आनी चाहिए, भाड़ में जाए दुनियादारी, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। मतलब सप्लायर सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, उसे कंज्यूमर से कोई मतलब नहीं कि कंज्यूमर की कॉस्ट कितनी आ रही है कितनी नहीं आ रही है, उसे सिर्फ अपने बारे से मतलब है। जरा ध्यान से सोच के मुझे बताइएगा, अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर कि S1 माने सप्लायर 1 के रेस्पेक्ट में, देखिए यहां पे आपको डिमांड भी लिखनी पड़ेगी, एक मिनट रुक जाइए। डिमांड कितनी है? 50 70 80 100। डिमांड इज 50 70 80 और 100 और 120 50 और 130, 120 50 और 130, ये हो गई सप्लाई। और यहां पे ये आ गया 300, ये भी आ गया 300, माने डिमांड इक्वल टू क्या हो गई? सप्लाई हो गई। दीज आर इक्वल। अब आपको गुड्स को सप्लाई करना है, बहुत आराम से तसल्ली से समझिए। S1 कह रहा है कि साहब S1 के रेस्पेक्ट में, फर्ज करिए आप S1 है,
आप सबसे पहले किसकी बात सुनना चाहेंगे? अभी आपने जवाब दिया था, किसकी बात सुनना चाहेंगे भाई? जहां कॉस्ट सबसे कम आ रही है, माने D1 की। अब आप D1 के पास जाएंगे। हाँ भाई कंज्यूमर भाई, D1 बहुत ध्यान से सोच के जवाब दो। कितना माल चाहिए? बोले सर मुझे तो 50 यूनिट का माल चाहिए। आपके पास है, दे दो, क्योंकि आपकी कॉस्ट सबसे कम आ रही है। वो कह रहा है मुझे कॉस्ट से मतलब नहीं, मेरे पास सप्लाई है 120 यूनिट की। कितना माल चाहिए? बोले सर 50 यूनिट चाहिए। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसे 50 यूनिट का माल सप्लाई कर देंगे। इसकी डिमांड खत्म हो गई। यहां पे अभी मेरे पास 70 यूनिट की सप्लाई बाकी है। माने ये डिमांड जो कंज्यूमर है, ये अपना माल परचेस करके अपने घर वापस चला जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। यहां तक सबको समझ में आ गया? समझ में आ गया हो तो M टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो D टाइप करिए। D का मतलब डाउट हो गया। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब सप्लायर वन, अभी तक हम सप्लायर वन की सप्लाई के पूरी कर नहीं चुके हैं। तो सप्लायर वन ने पहला माल तो सबसे पहला ऑप्शन क्लियर कर दिया, 15 रुपए वाले पे माल सप्लाई कर दिया, 50 यूनिट माल सप्लाई कर दिया। अब ये कहेगा यार अभी भी माल बचा हुआ है, बाकी कितना बाकी बचा है? 70 यूनिट का माल अभी भी ये सप्लाई करना बाकी है। अब ये दूसरा ऑप्शन कौन सा चूज करेगा ये बताइए। अब ये दूसरा ऑप्शन कौन सा चूज करेगा ये बताइए। S1 सप्लायर जो है वो कौन से दूसरे ऑप्शन पे जाएगा भाई? ये हमारा D1 वाला तो डिमांड खत्म हो चुकी है। तो S1 जो है दूसरा ऑप्शन कौन सा चूज करेगा जहां उसकी कॉस्ट कम से कम आ रही होगी? कौन सी कॉस्ट कम से कम आ रही है सर? D4 वाले में। कहां पे आ रही है? D4 वाले में। माने हम क्या करेंगे, इस D4 वाले से बात करेंगे। हाँ भाई कितना माल चाहिए? बोले सर 100 यूनिट दे दो। बोले कैसी बात करो, 100 यूनिट? 70 यूनिट पड़ा है, लेना है? 70 यूनिट माल सप्लाई पड़ी है, लेना है? अरे सर मरता क्या ना करता, दे दो सर 70 यूनिट की माल सप्लाई दे दो। अब इसकी सप्लाई तो होगा जीरो, लेकिन इसकी अभी 30 यूनिट की डिमांड बाकी है। इसकी सप्लाई जीरो होने का मतलब ये सप्लायर ने अपना सारा माल बेच दिया और अपने घर वापस चला गया। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब इसके बाद सप्लायर 2 से बात करेंगे। भाई सप्लायर 1 ने तो अपनी टोटल सप्लाई पूरी कर दी, अब इसके बाद वो कहां चला गया? अपने घर चला गया। ये अपने घर जा चुका है और D1 भी अपने घर जा चुका है। अब S2 से बात करेंगे, माने सप्लायर 2 से बात कर रहे हैं। हाँ भाई कहां माल सप्लाई करना चाहते हो? बोले सर 20 रुपए वाले में। बोले सर वो तो घर चला गया। D1 जो है उसने क्या करा, S1 से सप्लाई ली और अपने घर वापस हो लिया। बोले तो क्या करें? बोले तो दूसरा ऑप्शन देख लो, कौन मना कर रहा है? आपको तो सप्लाई करना ही है माल, कोई बात नहीं। तो S2 से पूछा गया हाँ भाई दूसरा ऑप्शन कौन सा? तो बताइए जरा, आप लोग बताइए। अगर आप S2 की जगह होते तो 20 रुपए वाला माल तो आप सप्लाई कर नहीं सकते, क्योंकि डिमांडर 1 घर जा चुका है। अब दूसरा ऑप्शन कौन सा होगा सप्लायर 2 के लिए? बताइएगा जरा, कौन सा ऑप्शन होगा दूसरा? हाँ जी, कॉस्ट कहां से कम आ रही है? इस D3 वाले में। इस D3 वाले में। तो हम सबसे पहले इस D3 से बात करेंगे, माने इससे बात करेंगे। इससे पूछेंगे हाँ भाई कितना माल चाहिए? बोले सर 80 यूनिट चाहिए। आप बताओ आपके पास कितनी बड़ी? अरे सर मेरे पास तो 85 यूनिट है, ज्यादा माल है ही कहां, मैं तो छोटा मोटा व्यापारी हूं। बोले कोई बात नहीं, 50 यूनिट तो दो, बाकी देखते हैं किसी और से माल मांग लेंगे। तो इसके पास अभी भी 30 यूनिट की डिमांड बाकी है, लेकिन इसकी सप्लाई क्या हो गई? जीरो हो गई। जीरो होने का मतलब ये भी अपने घर वापस चला गया। जीरो होने का मतलब ये भी अपने घर वापस चला गया। बात समझ में आ गई? अब सप्लायर 3 की बारी, क्योंकि रो मिनिमम हम हमेशा रो वाइज ही बात करेंगे। माने हम हमेशा सप्लायर के रेस्पेक्ट में सोच रहे हैं, ना हम डिमांडर के रेस्पेक्ट में सोच रहे हैं, ना किसी और रेस्पेक्ट में सोच रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ सप्लायर के रेस्पेक्ट में सोच रहे हैं, सप्लायर की मेंटेलिटी लेके चल रहे हैं। अब सप्लायर 3 से बात की गई। हाँ भाई कहां माल सप्लाई करना चाहते हो? बोले साहब 30 रुपए वाले में। बोले ये ऑप्शन तो खत्म हो चुका है। बोले ये वाला ऑप्शन बचा है। बोले यहीं पे माल सप्लाई कर दो। तो S3 के पास सप्लाई कैपेसिटी कितनी है? 130 यूनिट की। अब D4 को कितनी डिमांड चाहिए? 30 यूनिट की। तो यहां 30 यूनिट की माल सप्लाई कर देगा। ये हो गया जीरो, और यहां अभी 100 यूनिट की सप्लाई बाकी है। जीरो होने का मतलब ये भी अपने घर चला गया। बात समझ में आ गई? अब S3 से फिर पूछा गया हाँ भाई कहां माल सप्लाई करना चाहते हो? बोले सर दूसरा ऑप्शन 35 वाले में। 35 किससे रिलेटेड है? D2 से रिलेटेड है। 35 किससे रिलेटेड है? D2 से रिलेटेड। D2 से पूछा गया हाँ भाई कितना माल चाहिए? बोले सर 70 यूनिट का माल चाहिए।
आपके पास पड़ा है, बोले सर पड़ा 100 यूनिट की सप्लाई पड़ी है, टेंशन क्यों ले रहे हो, 70 यहां सप्लाई कर दिया, ये भी जीरो हो गया। जीरो होने का मतलब अपने घर वापस चला गया, और यहां पे अभी 30 यूनिट की सप्लाई बाकी है। अब जरा देखिए S3 के पास एक लौता ऑप्शन बचा, कौन सा, D3 वाला, और इसकी डिमांड कितनी बची है, 30 यूनिट की, और की सप्लाई भी कितनी है, 30 यूनिट की। तो यहां पे 30 यूनिट का माल सप्लाई कर दिया जाएगा, बस खत्म हो गया सर, खत्म हो गया, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। तो हैंस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज, हैंस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज इक्वल्स टू, अब जरा ध्यान से समझिएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगी, यहां पे 15 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 50 यूनिट माल सप्लाई किया गया, तो माने 15 इंटू 50 कर देंगे, प्लस यहां पे 18 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 70 यूनिट माल सप्लाई किया गया, माने 18 इंटू 70 कर देंगे। बात समझ में आ गई। इसके बाद 22 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 50 यूनिट माल सप्लाई किया गया, माने 22 इंटू 50 कर देंगे। इसके बाद 35 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 70 यूनिट माल सप्लाई किया गया, माने 35 इंटू 70 कर देंगे। इसके बाद 40 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 30 यूनिट माल सप्लाई किया गया, माने 70 इंटू 30 कर देंगे, सॉरी 40 इंटू 30 कर देंगे। ठीक है ना। इसके बाद 30 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 30 यूनिट माल सप्लाई कर गया, तो 30 इंटू 30 कर देंगे। ये कितना आ गया, 750। ये कितना आ गया, 1260। ये कितना आ गया, 1100। ये कितना आ गया, 7 7 पंजे 35, 245, 2450। ये कितना आ गया, 1200, और ये कितना आ गया, 900। इनको जोड़ दीजिए, ये आपकी जो कॉस्ट निकल के आएगी, ये रो मिनिमम मेथड के थ्रू कॉस्ट निकल के आएगी। बात समझ में आ रही है, चांदनी जी समझ में आ गया, श्रद्धा, शुभा, नीरज, बर्लिन, सबको क्लियर हो गया बेटा जी। किसी का कोई डाउट हो तो बता दीजिए। ये आपका हो गया रो मिनिमम मेथड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इतनी बात में किसी को कोई भी डाउट हो तो बताइए। ये कह रही हैं श्रद्धा गुप्ता जी, इसको कैसे फेयर वर्क में करेंगे सर, और कि ये कैसे शो करना है। कुछ नहीं करना है सर, ये कहां पे आपको मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, अभी आप सिर्फ और सिर्फ मेथड को समझिए, क्वेश्चन कैसे करते हैं। फेयर मेथड में आपको ऐसे ही करना है, ट्रांसपोर्टेशन टेबल बनानी है और सीधे सीधे उसकी कॉस्टिंग करनी है, आपको यही काट पीट के लिखना है और ये आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकल आएगी। बात समझ में आ गई या नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद दूसरा मेथड जो था सर, दूसरा मेथड जो था एलसीएम में ही, वो था कॉलम मिनिमम मेथड, वो था कॉलम मिनिमम मेथड। अब कॉलम मिनिमम मेथड का मतलब समझ होंगे, कॉलम के रेस्पेक्ट में काम करना है, माने अब हम सप्लायर की बात नहीं सुनेंगे, अब जो कंज्यूमर है वो अपनी बात रखेगा, वो ये कहेगा सर मैं तो माल वहां से खरीदूंगा जहां मेरी कॉस्ट कम से कम आएगी, मैं तो वहां से माल खरीदूंगा जहां मेरी कॉस्ट कम से कम आएगी। आइए क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। तो इस टेबल को हमें दोबारा उतारना पड़ेगा, तो ये टेबल हो गए 15, 20, 25, 18। यहां पे एक टेबल बना लेते हैं छोटी सी। पंद्रह, 20, 25, 18। इसके बाद 20, 25, 22, 30, 20, 25, 22, 30। इसके बाद 30, 35, 40, 30, 30, 35, 40 और 30। इसके बाद 50, 70, 80, 100, 50, 70, 80, 100 और
120, 50, 130, 120, 50 और 130, ये हो गई आपकी सप्लाई, ये हो गई आपकी डिमांड, ये हो गया सप्लायर 1, सप्लायर 2 और सप्लायर 3, ये हो गया कंज्यूमर 1, कंज्यूमर 2, कंज्यूमर 3 और कंज्यूमर 4। अब ये कह रहा है बाय यूजिंग कॉलम मिनिमम मेथड फाइंड द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। बस क्वेश्चन में इतना गिवन होगा, बाय यूजिंग कॉलम मिनिमम मेथड फाइंड द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ गिवन मैट्रिक्स। बस इतना सा क्वेश्चन गिवन होगा, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हमें कॉलम मिनिमम मेथड लगाना है। कॉलम मिनिमम मेथड का मतलब हम क्या सोचेंगे, कॉलम के बिहाफ पे सोचेंगे। मतलब डिमांडर, कंज्यूमर 1, कंज्यूमर 2, कंज्यूमर 3 और कंज्यूमर 4 के रेस्पेक्ट में सोचेंगे। बाकी हमें सप्लायर से कोई मतलब नहीं, सप्लायर की कॉस्ट चाहे ज्यादा आ जाए चाहे कुछ हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हम तो सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर के बिहाफ पे सोचेंगे। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो अब D1 से पूछा गया, हाँ भाई आप अगर कंज्यूमर है, आपसे पूछा गया हाँ भाई कहां से माल परचेस करना चाहते हो, आप ऑफ कोर्स क्या कहोगे, सर S1 से दिलवा दीजिए, वहां पे मेरी पर यूनिट की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत कम आ रही है, तो मेरा प्लीज आप S1 से सप्लाई दिलवा दीजिए, मेरा बहुत प्रॉफिट हो जाएगा, मेरी मतलब लागत बच जाएगी। बात सही है नहीं है? तो S1 से पूछा गया हाँ भाई कितनी यूनिट की सप्लाई आपके पास है, बोले सर 120 यूनिट की है, बात बताओ कितना माल चाहिए। D1 से पूछा गया हाँ भाई कितना माल चाहिए, बोले सर 50 यूनिट का माल चाहिए, बोले कर दो सप्लाई, यहाँ पे 50 यूनिट की सप्लाई कर दी गई। माने इस डिमांडर की डिमांड तो पूरी हो गई कंज्यूमर की, और ये अपने घर चला गया, लेकिन अभी इसकी 70 यूनिट की सप्लाई बाकी है, अभी इसकी 70 यूनिट की सप्लाई बाकी है। इसके बाद अब डिमांडर 2 के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, किसके, डिमांडर 2 माने कंज्यूमर 2 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये तो घर जा चुका है। अब D2 के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, तो D2 किस सप्लायर से माल परचेस करना चाहेगा, भाई जहां कॉस्ट कम से कम आएगी, भाई सप्लायर 1 से। कहां पे आएगी, जहां पे कॉस्ट कम से कम आएगी। अच्छा, अब इससे पूछा गया D2 से कितना यूनिट माल चाहिए, बोले सर 70 यूनिट माल चाहिए। सप्लायर 1 से पूछा गया कितनी सप्लाई कैपेसिटी है, बोले सर 70 यूनिट है, बोले कोई बात नहीं, पूरा का पूरा माल इसे सप्लाई कर दो, तो ये हो गया 0 और ये भी हो गया 0। बात समझ में आ गई दोस्तों, क्लियर हो गई बात। अच्छा, माने ये भी अपना माल परचेस करके अपने घर वापस चला गया, क्लियर हो गई बात। अब आएंगे D3 के पास, D3 से पूछेंगे हाँ भाई आप किससे माल परचेस करना चाहते हो, बोले सर मेरी कॉस्ट तो सप्लायर 2 से कम आ रही है, बोले तो इससे बात कर लेते हैं। सप्लायर 2 से पूछा गया कितनी सप्लाई कैपेसिटी है, बोले सर 50 यूनिट की। D3 से पूछा गया हाँ भाई कितने यूनिट माल चाहिए, बोले सर 80, बोले सर 50 अवेलेबल है, 50 लेना हो तो बताओ, तो बोले 50 यूनिट का माल यहां सप्लाई कर दिया गया। इसका मतलब इस कंज्यूमर 3 की अभी 30 यूनिट की डिमांड बाकी है, इस कंज्यूमर 3 की यहां 30 यूनिट की माल क्या सप्लाई, वो डिमांड क्या है बाकी है, और यहां इसकी सप्लाई क्या हो गई, 0 हो गई। 0 होने का मतलब ये भी अपने घर जा चुका है और ये भी अपने घर जा चुका है, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से समझिएगा, D3 की अभी डिमांड बाकी है 30 यूनिट की। अब D3 से कहा गया हाँ भाई कहां से माल परचेस करना चाहते हो, तो उसने कहा सर 22, बोले साहब उसकी तो सप्लाई खत्म हो गई। अब दूसरा ऑप्शन बताओ, बोले दूसरा ऑप्शन सर S1 से दिलवा दो, बोले S1 भी अपने घर जा चुका है, देख लीजिए आप चाहे तो ये अपने घर जा चुका है। बोले तो तीसरा ऑप्शन, बोले तीसरा ऑप्शन 40 वाला यही है, इसी से माल सप्लाई लेंगे। इससे पूछा गया हाँ भाई कितनी सप्लाई कैपेसिटी है, बोले साहब 130 यूनिट की। D3 से पूछा गया कितना यूनिट माल चाहिए, सर 30 यूनिट दिलवा दो बस, तो इसने 30 यूनिट माल इससे परचेस कर लिया, इसकी डिमांड हो गई खत्म, और यहां पे अभी 100 यूनिट की सप्लाई बाकी है। अब जरा देखिए D4 पे आइए, तो D4 के पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, सिर्फ यही ऑप्शन है, सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन है, सारे ऑप्शन खत्म हो चुके हैं, ठीक है ना। तो D4 की डिमांड कितनी थी, 100 यूनिट की। S3 की सप्लाई कैपेसिटी कितनी थी, 100 यूनिट की। तो यहां 100 की 100 यूनिट को क्या कर दिया जाएगा, सप्लाई कर दिया जाएगा, और यहां क्या कर दिया जाएगा, 0। कुल मिला के हमने डिमांडर माने कंज्यूमर और सप्लायर दोनों की बातें सुनी, और हमने क्या करा, सप्लाई कर दिया, ठीक है ना। पहले वाले मेथड में, रो मिनिमम मेथड के अंदर हमने क्या करा था, सप्लायर के रेस्पेक्ट में सोचा था। दूसरे वाले मेथड में हमने
कंज्यूमर के रेस्पेक्ट में सोचा। ऐसे ही बिल्कुल तीसरे मेथड की हम बात करेंगे जहां हम इन टोटलिटी की बात करेंगे, जिसे हम बोलते हैं लीस्ट कॉस्ट मेथड या मैट्रिक्स मेथड। लीस्ट कॉस्ट मेथड के अंदर मैट्रिक्स मेथड। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यहां ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल लेते हैं। हेंस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इक्वल्स टू 15 इंटू 50 750, 20 इंटू 70 1400। अब ये दोनों माल सप्लाई कर दिए गए। इसके बाद 22 इंटू 50 1100। इसके बाद 40 इंटू 30 1200। इसके बाद 100 इंटू 30 3000। ये हो गया, जोड़ लेते हैं इसको कैलकुलेटर पे। 750 प्लस 1400 प्लस 1100 प्लस 1200 प्लस 3000। यहां पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकल के आए ₹7450। और इससे पहले वाले केस में हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आई थी, ये भी जोड़ लेते हैं। 750 प्लस 1260 प्लस 1100 प्लस 2450 प्लस 1200 प्लस 900, ये आ रही थी ₹7660। जरा ध्यान से देखिए, रो मिनिमम मेथड के थ्रू हमारी कॉस्ट निकल के आ रही है 7660। लेकिन अगर हम कॉलम मिनिमम मेथड के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं गुड्स को, तो हमारी कॉस्ट आ रही है ₹7450। माने देखिए हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो गई, कम हो गई। अगर हम रो मिनिमम मेथड के थ्रू करेंगे, माने सप्लायर के रेस्पेक्ट में सोचेंगे, तो हमारी कॉस्ट ज्यादा आ रही है। लेकिन अगर कंज्यूमर के रेस्पेक्ट में सोच रहे हैं तो हमारी कॉस्ट कम आ रही है। ठीक है ना। अब तीसरा मेथड जिसे हम नाम देते हैं दोस्तों लीस्ट कॉस्ट मेथड के अंदर मैट्रिक्स मेथड। और ध्यान से सुनिएगा दोस्तों मेरी बात को। अगर क्वेश्चन के अंदर पेपर में क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बाय यूजिंग लीस्ट कॉस्ट मेथड, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपको तीनों शो नहीं करने, रो मिनिमम, कॉलम मिनिमम, मैट्रिक्स मिनिमम, तीनों नहीं बताने। आपको क्वेश्चन करना है मैट्रिक्स मिनिमम मेथड के थ्रू। या तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होगा फाइंड द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बाय यूजिंग रो मिनिमम मेथड या बाय यूजिंग कॉलम मिनिमम मेथड। लेकिन अगर क्वेश्चन में यह लिखा हुआ है फाइंड द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बाय यूजिंग लीस्ट कॉस्ट मेथड LCM, तो आप उस कंडीशन में मैट्रिक्स मिनिमम मेथड का यूज करेंगे। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो आइए क्वेश्चन को दोबारा से उतारना पड़ेगा हमें। एक ही क्वेश्चन को आप तीनों मेथड से करके देख लीजिए और इससे आपको पता लगेगा कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे वेरी करती है। ये हो गया। अब दूसरी लाइन खींच देते हैं। जी सर, ये हो गया S1 S2 S3 D1 D2 D3 D4। ये हो गई डिमांड और ये हो गई सप्लाई। ये हो गया 15 20 25 18। 15 20 25 18 20 25 22 30 20 25 22 और 30। इसके बाद 30 35 40 30 30 35 40 और 30। इसके बाद 50 70 80 100 50 70
80 और 100, और इसके बाद 120, 50, 130, 120, 50 और 130। यहां डिमांड इक्वल्स टू क्या हो गया, सप्लाई हो गया। अब आपको बाय यूजिंग लीस्ट कॉस्ट मेथड या मैट्रिक्स मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड बेसिकली जो वर्ड, मतलब ये जो मेथड यूज किया जाता है वो मैट्रिक्स मेथड के लिए ही यूज किया जाता है। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो अब बात समझिए, S1, S2, S3, D1, D2, D3, D4, ये 4 पर्सन है। बहुत ध्यान से सुनिए, मतलब 3 सप्लायर है, 4 डिमांडर है, 4 कंज्यूमर है। और आपसे कहा गया बाय यूजिंग मैट्रिक्स मिनिमम मेथड, जिसे बोला जाता है मैट्रिक्स मेथड या मैट्रिक्स मिनिमम मेथड। मैट्रिक्स का मतलब होता है द प्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। कोई भी चीज, दुनिया की कोई भी चीज जो रो और कॉलम की फॉर्म में प्रेजेंट है दोस्तों, उसे आप बोलेंगे मैट्रिक्स। जैसे मिठाई का डिब्बा, वो भी एक मैट्रिक्स है। मिठाई का डिब्बा वो भी एक मैट्रिक्स है। आप देखते होंगे जब स्कूल्स में सुबह सुबह जो असेंबली होती है, प्रेयर होती है, तो वो क्या होता है, रो और कॉलम्स का अरेंजमेंट होता है। दैट इज ऑल्सो नोन एज मैट्रिक्स। ठीक है ना? मतलब हमें क्या करना है, अब ना हम सप्लायर के रेस्पेक्ट में सोचेंगे, अब ना हम कंज्यूमर के रेस्पेक्ट में सोचेंगे, हम तो होल सोल की बात करेंगे। माने हम ये देखेंगे भाई, हम क्या है, एक ऑपरेशन मैनेजर है। तो ना हमें सप्लायर से कोई लेना देना, ना हमें कोई कंज्यूमर से लेना देना, हमें तो अपने बिजनेस से लेना देना है। तो हम तो किसी की बात नहीं सुनेंगे, हम तो ये देखेंगे सबसे कम कॉस्ट किसकी आ रही है। जिसकी कॉस्ट सबसे कम है और जो सप्लायर डिमांडर उससे रिलेटेड है, हम वहां माल सबसे पहले सप्लाई करेंगे। बात समझ में आ गई? तो यहां पे इस पूरी मैट्रिक्स के अंदर दोस्तों, इस पूरी मैट्रिक्स के अंदर आपको क्या लगता है सबसे कम कॉस्ट किसकी है? सर ये 15 रुपए वाली। सबसे कम कॉस्ट किसकी है? यहां 15 रुपए वाली। अब ये जो 15 रुपए है दोस्तों, ये किससे किससे कनेक्टेड है? ये एक तो S1 से कनेक्टेड है और एक D1 से कनेक्टेड है। ये S1 से कनेक्टेड है और D1 से कनेक्टेड है। अब S1 से पूछा गया भाई आपके पास कितनी सप्लाई कैपेसिटी है? उसने कहा सर मैं 120 यूनिट माल सप्लाई कर सकता हूं। D1 से पूछा गया भाई आपको कितनी डिमांड चाहिए? सर मुझे तो 50 यूनिट की डिमांड चाहिए। तो हम कहेंगे भाई एक काम करो, 50 यूनिट की यहां सप्लाई कर दीजिए आप। और डिमांडर 1 से कहेंगे या कंज्यूमर 1 से कहेंगे आप माल परचेस करिए और अपने घर चले जाइए। अभी इनकी 70 यूनिट की सप्लाई बाकी है। ठीक है ना? अब बची हुई मैट्रिक्स कौन सी है, जरा ध्यान से देखिएगा। बची हुई मैट्रिक्स कौन सी है दोस्तों? बची हुई मैट्रिक्स आपकी ये वाली, ये वाला पोर्शन बचा हुआ है। क्योंकि जरा ध्यान से देखिए, तो कंज्यूमर 1 तो अपने घर वापस जा चुका है। अब आपके पास जो बचा है वो ये वाली जो शेडेड पोर्शन मैंने आपको करा, इतनी मैट्रिक्स आपके पास बाकी बची है। तो अब आप क्या करेंगे, इस बची हुई मैट्रिक्स के अंदर क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू को ढूंढेंगे। इस बची हुई मैट्रिक्स के अंदर आप क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू को ढूंढेंगे और सबसे पहले हम बात भी वही करेंगे। बात समझ में आ गई? तो जरा ध्यान से देख के बताइएगा कि अब इस बची हुई मैट्रिक्स के अंदर, इस बची हुई मैट्रिक्स के अंदर मिनिमम वैल्यू कौन सी है? अब इस बची हुई मैट्रिक्स के अंदर मिनिमम वैल्यू कौन सी है? सर ये 18 वाली, ये वाली। अब ये 18 किससे किससे कनेक्टेड है? एक तो S1 से और एक D4 से। S1 से पूछा गया हाँ भाई कितनी सप्लाई बची है? बोले सर 70 यूनिट की सप्लाई बची है। अच्छा, D4 से पूछा गया हाँ भाई कितना माल चाहिए? बोले सर मुझे तो 100 यूनिट माल दिलवा दो। बोले ऐसा है 70 यूनिट की सप्लाई बची है, 100 यूनिट की डिमांड है, एक काम करो 70 यूनिट यहां माल सप्लाई कर दीजिए। तो ये सप्लायर की सप्लाई खत्म, माने ये अपने घर वापस चला जाएगा और यहां पे अभी 30 यूनिट की डिमांड रह गई है। अब आपके पास कौन सी मैट्रिक्स बची? अब आपके पास कौन सी मैट्रिक्स बची? ये वाली। जरा ध्यान से देखिए, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन आपके पास बचा, ये वाला पोर्शन आपके पास बचा। ध्यान से देखिए, ये वाला पोर्शन आपके पास बचा। बाकी S1 अपने घर जा चुका है और D1 अपने घर जा चुका है। इतना पार्ट आपके पास दोबारा से बचा। अब इस पार्ट में आपको क्या करना है, मिनिमम कॉस्ट ढूंढनी है। इस पार्ट में आपको क्या करना है, मिनिमम कॉस्ट को ढूंढना है कि मिनिमम वैल्यू कहां से
किसकी वैल्यू सबसे कम आ रही है। तो सर सबसे वैल्यू कम किसकी आ रही है, जरा बताइएगा मुझे। इस बची हुई मैट्रिक्स के अंदर मिनिमम वैल्यू किसकी आ रही है सर, 22 रुपए वाले की। अब ये 22 रुपए किससे किससे कनेक्टेड है, D3 से और S2 से, D3 से और S2 से। तो S2 से पूछा गया, हाँ भाई कितनी सप्लाई है तुम्हारे पास, बोले सर मैं तो छोटा मोटा सप्लायर हूं, 50 यूनिट की सप्लाई है। D3 से पूछा गया, हाँ भाई कितना माल चाहिए, बोले सर 80 यूनिट माल चाहिए। तो एक काम करिए, यहां पे 50 यूनिट की माल सप्लाई कर दीजिए। तो यहां पे हमने 50 यूनिट सप्लाई कर दिया, ये 0 हो गया। अभी इसकी 30 यूनिट की सप्लाई बाकी है, अभी इसकी 30 यूनिट की सप्लाई बाकी है। ये 0 होने का मतलब ये भी अपने माल बेच बाच के कहां चला गया, अपने घर चला गया। अब आपके पास कौन सी मैट्रिक्स बची, जरा जवाब दीजिएगा, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। ये वाली वैल्यू बची, ये इतना पोर्शन बचा, इतना ही पोर्शन बचा आपके पास, और कोई पोर्शन ही नहीं बचा, सिर्फ यही आपके पास बचा। इस बची हुई मैट्रिक्स के अंदर मिनिमम वैल्यू कौन सी है, इस बची हुई मैट्रिक्स के अंदर मिनिमम वैल्यू कौन सी है, जरा जवाब दीजिए मुझे। इस बची हुई मैट्रिक्स के अंदर मिनिमम वैल्यू कौन सी है, दोबारा से लिख देता हूं बेटा, दिख नहीं रहा होगा शायद आप लोगों को। यहां है 35, यहां है 40 और यहां है 30, ठीक है ना। अब इस बची हुई मैट्रिक्स के अंदर मिनिमम वैल्यू कौन सी है सर, 30। तो हम सबसे पहले इससे बात करेंगे। हाँ भाई ये किससे कनेक्टेड है, D4 से और S3 से। S3 से पूछा गया भाई कितनी सप्लाई कैपेसिटी है, बोले सर 130 यूनिट की। D4 से पूछा गया, हाँ भाई कितना माल चाहिए, बोले सर आप थोड़ा लेट हो गए, 30 यूनिट माल चाहिए, बाकी तो मैंने खरीद लिया ऊपर से। बोले कोई बात नहीं, 30 यूनिट माल यहां सप्लाई कर दीजिए आप। ये 0 हो गया, और यहां इसकी जो सप्लाई है वो 100 यूनिट बची, माने ये भी अपने घर वापस चला गया। बात समझ में आ गई दोस्तों, क्लियर हो गई बात। अब बची हुई वैल्यू कौन सी बची, ये दो वैल्यूज बची सिर्फ आपके पास। तो इन दोनों यूनिट में क्या करेंगे आप, माल सप्लाई कर देंगे इन दोनों बॉक्सेस के अंदर। तो मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 35। सबसे पहले किसकी बात सुनेंगे, 35 वाले की। 35 किससे कनेक्टेड है, एक तो S3 से और एक D2 से। S3 से पूछा गया कितनी सप्लाई बाकी है, बोले सर 100 यूनिट की सप्लाई भी बाकी है। D2 से पूछा गया कितना माल चाहिए, बोले सर 70 यूनिट का माल चाहिए। बोले 70 यूनिट यहां माल सप्लाई कर दीजिए। ये हो गया 0, ये रह गया 30, और बची 30 यूनिट यहां पे सप्लाई हो जाएंगी क्योंकि यही लास्ट वैल्यू बची। तो ये भी हो गया 0 और ये भी हो गया 0। ये भी अपने घर जा चुका है, ये भी अपने घर जा चुका है, ये भी अपने घर जा चुका है, बस हो गया खत्म। अब आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको निकालनी है, तो यहां लिख लेंगे हेंस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज, हेंस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज, जरा ध्यान दीजिए, 15 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 50 यूनिट माल सप्लाई किया, 750। फिर 18 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 70 यूनिट माल सप्लाई किया, ये हो जाएगा 18 इंटू 7, 70 56 माने 126, 1260 रुपए। 22 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 50 यूनिट माल सप्लाई किया गया, 1100 रुपए। 35 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 70 यूनिट माल सप्लाई किया गया, माने ये हो जाएगा 70 इंटू 35, 2450। फिर उसके बाद 40 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 30 यूनिट माल सप्लाई किया गया, 1200। और 30 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 30 यूनिट माल सप्लाई किया गया, 900। इन सबको जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 750 प्लस 1260 प्लस 1100 प्लस 2450 प्लस 1200 प्लस 900, ₹7660। अब जरा ध्यान से देखिए, बहुत आराम से देखिएगा, समझिएगा मेरी बात को। सर इसमें लिखा हुआ सर एट द एंड डिमांड एंड सप्लाई शुड बी 0 देन इट इज करेक्ट। सर ये बात तो शुरू में ही लेके चल रहे थे, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई हमेशा बराबर होनी चाहिए, तभी तो हम कह रहे हैं कि लास्ट में ना कोई डिमांडर के, कोई कंज्यूमर के पास कोई डिमांड बची हो, ना किसी सप्लायर के पास कोई सप्लाई बची हो। तभी तो हम ये बात कह रहे हैं कि शुरू से ही इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, माने मार्केट से जितनी डिमांड आ रही है उतनी ही हमारे पास सप्लाई कैपेसिटी भी होनी चाहिए। श्रद्धा गुप्ता बात समझ में आ गई बेटा,
श्रद्धा गुप्ता, बात समझ में आ गई? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखिए, यहां से हम जो बात कर रहे थे दोस्तों, यहां पे मैट्रिक्स मिनिमम मेथड के थ्रू, मैट्रिक्स मिनिमम मेथड के थ्रू हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी निकल के आई? ₹7,660। ठीक है ना? अच्छा, अगर हम बात करें तो रो सॉरी कॉलम मिनिमम मेथड के थ्रू हमारी कॉस्ट कितनी निकल के आई? ₹7,450। और अगर हम बात कहें रो मिनिमम मेथड के थ्रू, तो हमारी कॉस्ट बिल्कुल सेम आ रही है, ₹7,660। अब इसके बाद जरा देखिए, तीनों मेथड से हो सकता है सेम कॉस्ट निकल के आए, हो सकता है तीनों मेथड में अलग अलग कॉस्ट निकल के आए। भाई यही तो बात है, यही तो हमारी सोच है कि हमें ये चेक करना है कि हम कौन सा मेथड ऐसा अप्लाई करें जिससे हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम से कम आए। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा आएगी तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये हमने पहला मेथड पढ़ा जिसे हमने नाम दिया लीस्ट कॉस्ट मेथड, और इसके अंदर तीन मेथड है। पहला मेथड कौन सा था? रो मिनिमम मेथड, माने जिसमें हम एज रिस्पेक्ट टू सप्लायर के बिहाफ पे हम सोचेंगे। दूसरा था हमारा कॉलम मिनिमम मेथड, जिसमें हम कंज्यूमर के थिंकिंग के बिहाफ पे हम सोच के माल को सप्लाई करेंगे। और तीसरा था हमारा मैट्रिक्स मिनिमम मेथड, जिसमें हम ना सप्लायर से कोई मतलब रखेंगे, ना हम कोई कंज्यूमर से मतलब रखेंगे, हम तो होल सोल की बात करेंगे। बात समझ में आ गई दोस्तों? हाँ जी बेटा, अभी मिनिमम ऑलवेज ट्राई टू मिनिमम कॉस्ट अभी हम बात करेंगे। इसके बाद दूसरा मेथड कौन सा था? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। ये 5 मेथड बनाए गए। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात करते हैं, माने कॉस्ट को और भी मिनिमाइज किया जा सकता है या नहीं, ये हम इसके बारे में लेटर बात करेंगे। क्लियर हो गई बात? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। खुशबू जी, खुशबू जी बताइए, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं? बेटा अगर डिमांड और सप्लाई बराबर नहीं होंगे तो हम वो करेंगे, इंप्रूवमेंट करना बताऊंगा मैं आपको कैसे इंप्रूवमेंट किया जाता है। अभी तो हम एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके चल रहे हैं जहां पे डिमांड और सप्लाई हमेशा बराबर होगी। अगर डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर नहीं हुई तो हम उसे बराबर करेंगे। वो कैसे करेंगे उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी तो हम एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके चलते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर डिमांड और सप्लाई बराबर नहीं हो तो हम क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा एक स्टेप होता है। क्लियर हो गई बात? यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। यहां तक सबको समझ में आ गया? माने कुल मिला के लीस्ट कॉस्ट मेथड के तीनों मेथड, रो मिनिमम मेथड, कॉलम मिनिमम मेथड और मैट्रिक्स मिनिमम मेथड, तीनों समझ में आ गए आपको? ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद नेक्स्ट मेथड की, जो कि है हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। ये लिखा हुआ है सर, क्या है हमारा? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। अब ये जरा मेरी बात को बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल का मतलब क्या हुआ? अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है बेटा जी। ये एक ऐसे तरीके है जो आदमी सोचता ही सोचता है। अगर आप कोई बिजनेस करेंगे, अगर आप सप्लायर हैं तो आप सिर्फ अपना फायदा सोचेंगे। अगर आप कंज्यूमर हैं तो कंज्यूमर के बिहाफ पे आप अपना फायदा सोचेंगे। लेकिन अगर आप किसी कंपनी को रन कर रहे हैं तो सप्लायर और कंज्यूमर, आपको इससे कोई मतलब नहीं। आप तो ये चेक करोगे होल सोल में कॉस्ट कहां मिनिमम आएगी। बात समझ में आ गई? ठीक है ना? अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल का मतलब क्या? भाई ये हो गई नॉर्थ डायरेक्शन, ये हो गई साउथ डायरेक्शन, ये हो गई ईस्ट डायरेक्शन, ये हो गई वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर किधर की तरफ जाएगा जरा मुझे ये बता दीजिए। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर माने ये बात हो गई इस वाले, माने आप हमेशा एक ही रूल फॉलो करेंगे। ये मेरे लिए ये जो कॉर्नर है, माने मेरे लेफ्ट हैंड साइड का जो टॉप मोस्ट है, मैं हमेशा इसे प्रायोरिटी दूंगा, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। मुझे तो हमेशा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को ही प्रायोरिटी देनी है, चाहे वहां पे कॉस्ट कम हो या ज्यादा हो, मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं। मेरी प्रायोरिटी हमेशा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर की ही होनी चाहिए। ठीक है ना? ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल बोलता है, ये कहता है चाहे कॉस्ट कम से कम आए चाहे ज्यादा से ज्यादा आए, इससे कोई मतलब नहीं। हमेशा प्रायोरिटी जो देंगे वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को ही देंगे। अब ये लिखा हुआ है, अनी बरन जी बोल रहे हैं, इफ द टू कॉस्ट आर सेम एट द एंड
हाउ टू कैलकुलेट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। बेटा अगर दो कॉस्ट सेम आ रही तो आप किसी में भी माल, देखिए हमारा काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करना है ना, या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैलकुलेट करना। अगर दोनों कॉस्ट सेम है, अगर दोनों कॉस्ट सेम है तो आप चाहे माल यहां से सप्लाई करो चाहे यहां माल सप्लाई करो, यहां से डिमांड पूरी करो चाहे यहां से डिमांड पूरी करो, दोनों जगह क्या आएगी, इक्वली आएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अरिबन जी, अनिर्बन जी, समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई बात, ठीक है ना। तो हम हमेशा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में हमेशा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को ही प्रायोरिटी देंगे, बाकी हमें किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वहां पे कॉस्ट कम से कम आए चाहे वहां कॉस्ट ज्यादा से ज्यादा, हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है। लिखा हुआ है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर क्या रूल, नो इफ नो बट, कोई इफ एंड बट नहीं है, सीधे सीधे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पकड़ के चलना है आपको, और उसके बिहाफ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बतानी है। पेपर में स्पेसिफाई होगा फाइंड द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बाय यूजिंग NWCR, माने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल का यूज करके आपको गिवन मैट्रिक्स की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालनी है। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल की। तो हम टेबल को दोबारा से उतार लेते हैं। ये हो गया S1 S2 S3 D1 D2 D3 D4 सप्लाई, और यहां लिख ली डिमांड। अब कॉस्ट को मुझे पुरानी टेबल से दोबारा उतारना पड़ेगा क्योंकि मैं सेम क्वेश्चन की कॉस्ट पता करना चाह रहा हूं। 15 20 25 18, 15 20 25 18, इसके बाद 20 25 22 30, 20 25 22 30, इसके बाद 30 35 40 30, 30 35 40 30, इसके बाद 120 50 130, 120 50 130, 50 70 80 100, 50 70 80 और 100, और यहां पे हमें पता लग गया कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, माने डिमांड इक्वल्स टू क्या है, प्राइस के, और ये होना भी चाहिए। बात समझ में आ गई दोस्तों, क्लियर हो गई बात। अच्छा अब जरा ध्यान से सोच के समझ के जवाब दीजिएगा। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर माने लेफ्ट हैंड साइड का टॉप मोस्ट कॉर्नर ये हुआ, लेफ्ट हैंड साइड का टॉप मोस्ट कॉर्नर ये हुआ, माने सबसे पहले प्रायोरिटी इसको दी जाएगी, बाकी किसी भी एलिमेंट से किसी भी सेल से मतलब नहीं रखा जाएगा। अब ये किससे किससे कनेक्टेड है, ये S1 से और D1 से। अब S1 से पूछा गया कितनी सप्लाई है 120, D1 की डिमांड है 50 यूनिट, तो यहां 50 यूनिट की सप्लाई कर दी जाएगी। ये तो हो गया 0 और यहां बचा 70, माने ये वाला कॉलम आपका खत्म हो चुका है, ये कंज्यूमर अपने घर वापस जा चुका है। बात समझ में आ गई दोस्तों। अच्छा अब इसके बाद बची हुई मैट्रिक्स कौन सी है, बची हुई मैट्रिक्स कौन सी है, ये वाली, जरा ध्यान से देखिएगा, ये वाली मैट्रिक्स बची हुई है पूरी, ये यहां तक नीचे तक पूरी, ये जरा ध्यान दीजिए, ये पूरी मैट्रिक्स आपके पास बची हुई है, ये पूरी मैट्रिक्स आपके पास बची हुई है। अब इस बची हुई मैट्रिक्स का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा हुआ, इस बची हुई मैट्रिक्स का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड का टॉप मोस्ट, यहां आ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड का टॉप मोस्ट यहां आ जाएंगे। बात समझ में आ गया या नहीं है। हाँ अब
S1 की सप्लाई है भाई, ये किससे किससे कनेक्टेड है? D2 से और S1 से। बर्लिन जी पूछ रहे सर क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको किस मेथड से करना? बिल्कुल गिवन होगा, बिल्कुल गिवन होगा, टेंशन फ्री रहिए। अभी एक एक करके, आज पहला लेक्चर है, आराम से बिल्कुल तसल्ली से पहले ट्रांसपोर्टेशन का मतलब समझ लीजिए। अभी तक हमने 3 मेथड पढ़ लिए, चौथा मेथड ये है, एक मेथड और बचेगा, और ये समझ लीजिए इस चैप्टर में कुछ बचेगा नहीं, 8 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। 100% श्योरिटी वाली बात, 100% श्योरिटी। बात समझ में आ गई दोस्तों? अच्छा, अब ये जो मतलब ये जो 20 है, ये S1 और D2 से कनेक्टेड है। S1 से पूछा गया कितनी सप्लाई है? 70। D2 से पूछा गया कितनी डिमांड है? 70। तो यहां 70 यूनिट की सप्लाई कर दी जाएगी। ये जीरो, ये जीरो, माने इस कंडीशन में सप्लायर भी घर चला गया और ये कंज्यूमर भी घर चला गया। ये खत्म कर दिया हमने। अब आपके पास बची हुई मैट्रिक्स कौन सी है? अब आपके पास बची हुई मैट्रिक्स कौन सी है? जरा ध्यान से देखिए, 4 सेल सिर्फ आपके पास बची, ये 4 सेल आपके पास बची, ये सिर्फ ये 4 सेल आपके पास बची, बाकी सारी सेल खत्म हो चुकी है। ये 4 सेल आपके पास बची, ये 4 सेल आपके पास बची, सही है ना? अब इन 4 सेल के अंदर, इन 4 सेल के अंदर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा हुआ? मैं इस यूनिट्स को दोबारा लिख देता हूं। ये 22, ये 30, ये 40 और ये 30। इन चारों में टॉप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा हुआ? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये हुआ, माने इसकी बात करेंगे। ये किससे कनेक्टेड है? ये S2 से और D3 से। S2 की सप्लाई है 50 यूनिट की, D3 की डिमांड है 80 यूनिट की, तो यहां 50 यूनिट माल सप्लाई कर देंगे। यहां 30 यूनिट की डिमांड अभी बची है और इसकी सप्लाई 0 हो गई, माने ये भी अपने घर वापस जा चुका है। अब आपके पास बची हुई ये 2 सेल्स है, तो इसमें टॉप मोस्ट कॉर्नर ये हुआ, ठीक है ना? तो यहां पे ये किससे कनेक्टेड है? ये D3 से कनेक्टेड है और S3 से कनेक्टेड है। S3 की सप्लाई है 130 यूनिट की, D3 की डिमांड है 30 यूनिट की, तो यहां 30 यूनिट माल सप्लाई कर दिया गया। ये 0 हो गया, माने ये अपने घर चला गया और इसके पास 100 यूनिट की सप्लाई बची। अब ये लास्ट सेल बची, तो यहां पे 100 यूनिट की सप्लाई होगी और ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। बात समझ में आ गई दोस्तों? क्लियर हो गई बात? तो यहां लिख देंगे हैंस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आएगी? 15 इंटू 50 750 प्लस 20 इंटू 70 1400 प्लस 22 इंटू 50 1100 प्लस 30 इंटू 40 कितना हो गया? 1200 प्लस 30 इंटू 100 3000। इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, कितना आ गया सर? 750 प्लस 1400 प्लस 1100 प्लस 1200 प्लस 3000 रुपीस 7450। जरा ध्यान दीजिए, मैट्रिक्स मिनिमम मेथड से भी कम कॉस्ट दिखा रहा है। मतलब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का मतलब समझ में आ गया? हमेशा इस नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को प्रायोरिटी देंगे, बाकी आपको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वह कॉस्ट कम आए चाहे ज्यादा आए, हमेशा नॉर्थ वेस्ट टॉप कॉर्नर को क्या देंगे? प्रायोरिटी देंगे। इतनी बात समझ में आ गई? तो आज की क्लास में दोस्तों हमने बेसिकली 4 मेथड पढ़ लिए ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। एक तो लीस्ट कॉस्ट मेथड के अंदर 3 मेथड पढ़े, रो मिनिमम मेथड, कॉलम मिनिमम मेथड और मैट्रिक्स मिनिमम मेथड। और दूसरा मेथड हमने पढ़ा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल का, दूसरा मेथड हमने पढ़ा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल का, जिसमें हम हमेशा अपने लेफ्ट हैंड साइड के टॉप मोस्ट कॉर्नर को क्या करेंगे? प्रायोरिटी देंगे। बात समझ में आ गई? इसके बाद इसका तीसरा मेथड है जिसे बोला जाता है वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, और पेपर में उस मेथड से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है ना? तो आज की क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं। हाँ जी सर, सीएमए में कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं बच्चे, बिल्कुल कर सकते हैं, एप्लीकेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
बात समझ में आ गई? तो आज की क्लास आपको, उम्मीद करता हूं आपको क्लास सबको समझ में आई होगी। ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर बेटा आप सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस के रेस्पेक्ट में सोचिए और किसी के रेस्पेक्ट में मत सोचिए। हाँ जी सर आप पूरा सिलेबस कराएंगे, क्वेश्चन सर क्वेश्चन में मेथड मेंशन होगा, बिल्कुल सब कुछ मेंशन होगा सर। पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर साफ साफ लिखा होगा कि आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से करना है, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से करना है, लीस्ट कॉस्ट मेथड अगर लिखा हुआ तो उस कंडीशन में आप मैट्रिक्स मिनिमम मेथड का यूज करेंगे। ठीक है ना? बाकी अब इसमें पॉसिबिलिटीज और भी हैं। पहले हम नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या करेंगे, हम वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड के क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन अगर नहीं हो तो क्या करते हैं, इंप्रूवमेंट कैसे करते हैं, ये कैसे पता करते हैं कि ये जो गिनिम जो हमारी कॉस्ट निकल के आई ये एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या नहीं है, इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं। ये सब हम लोग नेक्स्ट फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। आज की क्लास उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी लगी होगी। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।